जंगी बेड़े ईरान की ओर बढ़ चले हैं। कमांडर इन चीफ को पक्का यकीन है कि ईरानी हुकूमत का बेड़ा गर्क होकर के रहेगा। खुशी इतनी है कि नाच रहे हैं। उधर आधा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। खबर है कि एक सीक्रेट चिट्ठी भी है जो ट्रंप के दूधिया महल से चली तो सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंची। दावा किया जा रहा है कि इस चिट्ठी में हमले का काउंटडाउन लिखा है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप वाकई हमले का बटन दबाने वाले हैं या ये अब सिर्फ डील के लिए डराने वाला खेल हो रहा है। और अगर हमला हुआ तो क्या ईरान के पास वो ताकत बची है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आपकी स्क्रीन पर ईरान के एक अखबार की तस्वीर है। फारसी में हेडलाइन लिखी है, ईरान आमादे ये पासोख बुजुर्ग, यानी ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हेडलाइन के पीछे अमेरिका का झंडा है और डोनाल्ड ट्रंप का गुस्से में तमतमाया हुआ चेहरा। पन्ना पलटिए तो फिर से ट्रंप दिखते हैं। अब के उनकी 8 भुजाएं दिखाई गई हैं। एकदम घुटू ऑक्टोपस की छवि उनकी दी गई है जो हर वक्त किसी न किसी को जकड़ लेने के लिए बेकरार है, बेताब है। राजधानी तेहरान की दीवारों पर लंबे चौड़े इश्तिहार हैं। ट्रंप नेतन्याहू के नाम कुछ संदेश, एक लंबी कतार दिखती है ताबूतों की जिन पर अमेरिका और इजराइल के झंडे हैं। ऊपर अंग्रेजी और हिब्रू में लिखा है, अपने सैनिकों की खैर मनाओ। पस मंजर में बेचैनियां भी हैं। ईरान की करेंसी रियाल रसातल में जा रही है। 27 जनवरी को रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 15 लाख रियाल पहुंच गई। यही वजह थी कि जब पिछले हफ्तों प्रोटेस्ट शुरू हुए तो वो अब पूरी तरह थम गए हैं, लेकिन नॉर्मलसी अभी भी नहीं आई है, कोसों दूर है। देश भर में इंटरनेट पर पिछले 20 दिनों से ताला लगा हुआ है। पश्चिमी मीडिया संगठनों की माने तो लोग हुकूमत के रवैये से डरे हुए हैं और हुकूमत डरी हुई है बाहरी खतरों से। आनन फानन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 27 जनवरी को ईरान ने मिलिट्री ड्रिल का ऐलान कर दिया है। नक्शा देखिए, ऐलान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अगले 2 दिनों तक लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास किया जाएगा। ये समुद्री रास्ता दुनिया का ऑयल लाइफ लाइन है। करीब 30% कारोबार यहीं से होकर गुजरता है। ईरान ने इस इलाके के लिए नोटिस टू एयरमैन, नोटैम जिसको कहते हैं, वो जारी कर दिया है। विमानों को आगाह किया गया है कि 29 जनवरी तक इधर का रुख ना करें। चेतावनी पड़ोसियों को भी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जंग हुई तो एक वबा यानी महामारी की तरह पूरे इलाके में फैलेगी, कोई इससे छूटा नहीं रहेगा। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के कमांडर ने कहा है कि पड़ोसी दोस्त तो हैं मगर उनकी ज़मीन या आसमान हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो वो दुश्मन माने जाएंगे। ऐसे माहौल में सऊदी अरब ने पल्ला झाड़ लिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमारी ज़मीन से ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। ऐसा ही वादा UAE ने भी कर दिया है। रूस और चीन भी सचेत हैं। उनके रक्षा मंत्रियों ने 27 जनवरी को फ़ोन पर बात की, कस्में खाई कि हालात पर नज़र रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो साथ मिलकर के एक्शन लेंगे। तो सवाल यह है कि इतनी अफरा तफरी है क्यों? ताकत की ये नुमाइश है किस लिए? रूस चीन क्यों परेशान है? इस सब की वजह है अमेरिका की घेराबंदी। अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द भारी भरकम मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया है। 23 जनवरी को ट्रंप ने कहा था कि जंगी बेड़ों का काफिला मिडिल ईस्ट जा रहा है। लफ्ज थे जस्ट इन केस, यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। 26 जनवरी को वो काफिला पहुंच भी गया। इसका नाम है USS अब्राहम लिंकन। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। आसान भाषा में इसे समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा समझिए। बताया जा रहा है कि ये मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और फिलहाल अरब सागर में है। इस कैरियर पर करीब 90 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। 5000 से ज़्यादा लोग सवार हो सकते हैं। खास बात यह है कि इसके साथ एक जत्था चलता है। हमेशा इर्द गिर्द खतरनाक मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इसके मौजूद रहते हैं। USS अब्राहम लिंकन के मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक और ऐलान किया। वो एक मल्टी डे रेडीनेस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि इस एक्सरसाइज का मकसद है दुनिया को दिखाना कि अमेरिका कितनी तेजी से अपनी वायुसेना को तैनात कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक के 21 मुल्क सेंटकॉम की निगरानी में आते हैं। इसका हेडक्वार्टर कतर के अल उदीद एयरबेस में है। इसके अलावा भी कुछ तैयारियां हैं। 27 जनवरी को एक रैली में ट्रंप स्टेज पर थिरक रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि वैसे एक और खूबसूरत आर्माडा जंगी बेड़ों का काफिला बड़ी नज़ाकत से ईरान की ओर बढ़ रहा है।
यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा एक और बेड़ा मिडिल ईस्ट की ओर रवाना है। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope. ट्रंप की इस बेफिक्री की वजह भी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि उनकी मेज पर एक संवेदनशील इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची है। रिपोर्ट कहती है कि 1979 की ईरान क्रांति के बाद ईरानी हुकूमत अपने सबसे कमज़ोर दौर में है। इस वजह से अमेरिका में अंदर खाने रेजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन की बात भी खुलकर होने लगी है। रिपोर्ट्स कुछ और भी हैं। इसराइल के चैनल 14 ने एक बड़ा दावा किया है। उसकी रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने इसराइल को एक सीक्रेट मैसेज, एक गुप्त संदेश भेजा है। चिट्ठी में लिखा है कि हम ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और यह काम अगले 2 हफ्तों में पूरा हो जाएगा। डेडलाइन सेट है। यह भी लिखा है कि जरूरी नहीं कि हम 2 हफ्ते इंतजार करें। अगर ट्रंप का ऑर्डर, आदेश आ गया तो हमला कभी भी हो सकता है। इजराइल के अखबार हारेट्स ने भी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट छापी थी। दावा किया था कि इजरायली डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उनका आकलन है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक की तो ईरान इजराइल को इस जंग में घसीटने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो अपनी मिसाइलें इजराइल की ओर दागे। 27 जनवरी को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐसी ही चिंता जाहिर की और जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। אם איראן תעשה את הטעות החמורה ותתקוף את ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שאיראן טרם ראתה. लेकिन इन सब से इतर ट्रंप का एक इंटरव्यू और भी है। उन्होंने अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस से कहा कि ईरान वाले डील करना चाहते हैं, मुझे पता है। उन्होंने कई बार फ़ोन किया है, वो बात करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पहली बार में ही डील कर ली होती तो आज उनके पास एक देश होता। तो सवाल है कि ट्रंप का मकसद यहाँ पर क्या है? वो डील चाहते हैं या हमला करना चाहते हैं? जनवरी के शुरुआती हफ्तों में भी उन्होंने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। लगा था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ट्रंप चिकन आउट कर गए। तब से अब तक एक ही चीज़ बदली है और वो है मिलिट्री बिल्डअप। वेनेजुएला पर भी हमले से पहले अमेरिका ने कमोबेश इसी तरह सैन्य तैनाती की थी, इसलिए आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। हमने जानकारों से इस मुद्दे पर बात की। ये हमें पहले समझना चाहिए कि ट्रंप चाहते क्या है ईरान से। ट्रंप ईरान से सौदा चाहता है और उन्होंने अभी ट्रूथ सोशल में हाल ही में पोस्ट किया है कि मैं ईरान के साथ एक सौदा चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ डील नहीं करते, यानी कि सौदा नहीं करते हैं, तब मैं आप पे हमला करूंगा। और ये लगातार ट्रंप की रणनीति है ईरान के साथ। आपको याद होगा ये JCPOA नाम की एक चीज़ है जो 2015 में ईरान के साथ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय उन्होंने एग्री किया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को कर्टेल करेगी और उसके बार्गेन में, उसके इस सौदे के अनुसार उन्हें काफ़ी सारा कुछ राहत मिल सकता है। लेकिन ट्रंप के पहले टर्म में 2018 में उन्होंने ये JCPOA बिल्कुल स्क्रैप कर दिया और जब वो वापस आए दूसरी टर्म में उन्होंने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोली आयतुल्लाह खामेनी के साथ। एक चिट्ठी भी लिखी उनको अप्रैल 2025 में और उसके तुरंत बाद जून 2025 में उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु जो साइट्स हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स, उस पर बहुत भारी हमला किया है। और अब जो है वो एक दूसरा एक सौदा चाहते हैं जिसके तहत ईरान जो है अपनी जो पूरी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से रोल बैक करे और एक तरह से एक दावा दे कि वो कभी एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर बम और परमाणु हथियार कभी एक्वायर नहीं करेगी। वो सबसे बड़ा जो है एक मुद्दा है US और ईरान के बीच। अगर ट्रंप को ये डील मिल जाए या ईरान की जो सरकार है वो हाथ खड़े कर दें और बोले कि देखिए हम ये नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते हैं, आपको जो सौदा चाहिए हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए ईरान से तो बिल्कुल 100% ऐसे कोई बम्बार्डमेंट नहीं होगा। जो ट्रंप की जो बेड़ा है, वो नौसेना की जो बेड़ा है अरेबियन सी में, USS इब्राहिम लिंकन और कई सारे जो लड़ाकू जहाज़ आ गए हैं, सबमरीन्स हैं, बॉम्बर्स हैं, सब तैयार हैं। अगर ईरान कहे कि हमें ये जंग नहीं चाहिए और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर ऐसा कोई इसके होने की कोई चांसेस नहीं है।
सवाल ये भी है कि अगर हमले हुए तो ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर क्या कर सकता है। क्या वो इन हमलों से पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बना सकता है। तेहरान के इंकलाब स्क्वायर में हाल ही में एक बैनर लगा है, वो इस इरादे की चुगली कर रहा है। इस पोस्टर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को दिखाया गया है और उसके डेक पर लाशें दिखाई गई हैं। जहाज खून से सना हुआ है। ईरान के अधिकारी लगातार जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। धमकियां ईरान के प्रॉक्सी गुटों की ओर से भी आ रही हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने संकेत दिया है कि वो रेड सी में जहाज़ों पर हमले फिर शुरू कर सकते हैं। हूती एक शिया चरमपंथी संगठन है। आप जानते हैं 2023 में गजा जंग की शुरुआत से ही उसने हमास के समर्थन में रेड सी में हमले शुरू किए थे, लेकिन फिलहाल इजराइल और अमेरिका के कई ऑपरेशंस के बाद वो खासे कमज़ोर हो चुके हैं। हूती विद्रोहियों के अलावा इराक से कतैब हिजबुल्लाह नाम के संगठन ने भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अंजाम टोटल वॉर होगा। कहने को तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसे ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था ताकि लड़ाई उसकी अपनी सरहदों से दूर रहे, लेकिन फिलहाल ये एक्सिस वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। गजा जंग में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। सीरिया में ईरान के सबसे बड़े दोस्त बशर अल असद 2024 में ही सत्ता गंवा चुके हैं। हमने मिसाल भी देखी है जून 2025 में, जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग हुई थी और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की थी B-2 बॉम्बर से। तब ये गुट खामोश बैठे थे। इस बार क्या हो सकता है, जानकारों से समझते हैं। ईरान की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उन्होंने कई साल लगाए इसको बनाने में, 20 साल करीब। ये हिजबुल्लाह है, हमास है, हूतीज़ है जो यमन में है, और कताइब हिजबुल्लाह जो है इराक में है। इन सब को बनाने की इनकी जो रणनीति ये थी कि अगर कोई ईरान की तरफ आंख उठा के देखे या कोई बेड़ा उनकी तरफ भेजे तो पहला जो होगा ये चक्रव्यूह के जो सारे ये किरदार है वो उन पे अटैक करेंगे। और हमने ये बिल्कुल ऐसे ही देखा। अक्टूबर 7 2023 के बाद जो इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई शुरू हो गई, उसके तुरंत बाद हमास, हिजबुल्लाह सब लोगों ने अटैक किया इजराइल पर। लेकिन इजराइल जब लगातार इन पे हमले करते गए 2 साल तक, ये जो इसको कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, जब इजराइल ने लड़ा, ये जो पूरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान ने खड़ा किया पिछले 20 साल से, वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया उन्होंने। और उनके पास अभी वो क्षमता नहीं है कि वो अब कुछ बड़े पैमाने पे कुछ करे, कोई मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करे, क्योंकि उनके हथियार ख़त्म हो गए हैं। उनके कई सारे लीडर्स को मार दिया गया है। हिजबुल्लाह तो बिल्कुल बिखर चुकी है लेबनान में। तो इसीलिए ईरान की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो उससे ईरान और तेहरान जो है कुछ सपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बुरी तरह से उनको बहुत अत्याधिक तौर पे उन्होंने अटैक किया है। और वो अभी किसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ एक जवाबी हमले कर सके। बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए तेल, लेकिन वेनेजुएला प्लान हो सकता है फेल। तो किसने किया ऐसा खेल? ये कविता मैंने नहीं लिखी, माफ कीजिएगा। नाम आ रहा है वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का, जिन्हें अमेरिका ने निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद गद्दी पर बैठाया था। ये गेम चेंजर थियरी हमारी नहीं है, ट्रंप सरकार के अफसरों की है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी है। दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज टेंशन में है। उनका कहना है कि डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका को धोखा दे सकती हैं। अमेरिका की डिमांड है कि डेल्सी अमेरिका के दुश्मनों से कट्टी कर लें, यानी ईरान, चीन, रूस, क्यूबा से रिश्ते तोड़ लें। इन देशों के डिप्लोमेट्स और एडवाइजर्स को वेनेजुएला से बाहर का रास्ता दिखाएं। लेकिन डेल्सी हैं कि सुन ही नहीं रही, मान ही नहीं रही। जब उनकी ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो वहां इन देशों के नुमाइंदे मौजूद थे। डेल्सी ने अब तक इन देशों से रिश्ते तोड़ने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। अमेरिका को लगा था कि डेल्सी तेल सेक्टर की नस नस को पहचानती हैं, भले ही वो ह्यूगो शावेज की चेली हैं, पर वो अमेरिका को तेल दे देंगी। और इसी वजह से ट्रंप ने अपनी चहेती नेता मारिया कोरिना मचाडो को नज़रअंदाज किया, डेल्सी को गद्दी दी। शुरू में उन्होंने कुछ गुडविल जेस्चर्स भी किए। उन्होंने अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल बेचने की मंजूरी दे दी। लेकिन हाल के दिनों में कुछ और ही इशारे मिल रहे हैं। 25 जनवरी को एक भाषण में डेल्सी ने कह दिया कि अमेरिकी दखलंदाजी अब बहुत हो गई, इनफ इज इनफ। अब आगे समीकरण क्या बैठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिकी राज्य मिनियापोलिस की रिप्रेजेंटेटिव इल्हान ओमर पर 28 जनवरी को हमला हुआ। वो एक टाउन हॉल कार्यक्रम को एड्रेस कर रही थी, तभी एक आदमी अचानक मंच की ओर दौड़ा
और उन पर कोई तेज़ बदबू वाला लिक्विड छिड़क दिया। वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। टाउन हॉल में आरोपी सबसे आगे वाली लाइन में ही बैठा था। जैसे ही इल्हान उमर ने बोलना शुरू किया, वो अचानक उठा और मंच की ओर भागा। उसने एक सिरिंज से उनकी शर्ट पर लिक्विड फेंका जिसमें सिरके जैसी बदबू आ रही थी। तभी एक सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और बाहर ले गया। आरोपी का नाम एंथनी काजमियर चैक है और उसकी उम्र 55 साल है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लिक्विड की जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई। इल्हान उमर ये बैठक अपने राज्य में इमिग्रेशन एजेंट्स आईसीई की कार्रवाई पर बात करने के लिए कर रही थी। इससे कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने एक रैली में उनकी आलोचना की थी और उनके जन्म देश जो है उनका सोमालिया, उसको लेकर के बयान दिए थे। घटना के बाद इल्हान उमर ने कहा कि वो पूरी तरह ठीक हैं, कोई भी उन्हें उनका काम करने से रोक नहीं सकता। क्या दुनिया अपने ही विनाश के सबसे करीब पहुंच चुकी है? 27 जनवरी को बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने अपनी मशहूर डूम्सडे क्लॉक को 12 बजने से सिर्फ 85 सेकंड पहले पर सेट कर दिया। ये अब तक का सबसे खतरनाक स्तर है। इस घड़ी में 12 बजने का सांकेतिक मतलब है कि दुनिया में तबाही का समय आ गया है। घड़ी सेट करने वाली संस्था ने कहा, परमाणु हथियार और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर देशों के बीच आपसी सहयोग लगातार कम होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए खतरे पैदा कर रहा है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश अब पहले से ज़्यादा आक्रामक, टकराव वाले और राष्ट्रवादी होते जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुनिया ने जो आपसी समझ और नियम बनाए थे वो अब टूट रहे हैं। जो जीतेगा वही सब ले जाएगा वाली रेस देशों को अंत की ओर धकेल रही है। अब ये डूम्सडे घड़ी क्या होती है ये भी जान लीजिए। शिकागो के एक नॉन प्रॉफिट संगठन ने 1947 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के तनाव के दौरान जनता को चेतावनी देने के लिए घड़ी बनाई थी, सिंबॉलिक। इसका मकसद ये बताना है कि मानव जाति दुनिया के अंत के कितने करीब है। इस घड़ी को सेट करने की जिम्मेदारी एटॉमिक साइंटिस्ट बुलेटिन को सौंपी गई, जिसे 1945 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और अमेरिका के लिए परमाणु हथियार बनाने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बनाया था। डूम्सडे घड़ी का समय अब तक 25 बार बदला जा चुका है। 1947 में जब ये बनाई गई तो इसमें 12 बजने में 7 मिनट बचे थे। 1949 में सोवियत संघ ने न्यूक्लियर बम बनाया तो इस घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। 1953 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया, तब इस घड़ी में आधी रात के समय से 2 मिनट दूर इसको सेट किया गया। 91 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद संगठन ने घड़ी को 12 बजे से 17 मिनट की दूरी पर फिक्स कर दिया। 98 में भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद घड़ी में 9 मिनट बचे। 2023 में यूक्रेन युद्ध की वजह से घड़ी में आधी रात से 90 सेकंड बचे और 2025 में इसे 89 सेकंड पर सेट कर दिया गया। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लैंड टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।